अगर ये ताकत हमारे देश में है, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, अगर हम टेली मेडिसिन का नेटवर्क खड़ा करें तो वहां पर बैठे हुए गरीब व्यक्ति को भी किस प्रकार की दवाई की दिशा में जाना, उसका स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सकता है। सामान्य मानवीय की रोजमर्रा की चीजें आपके हाथ में मोबाइल फोन है। हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या ये मोबाइल गवर्नेंस की तरफ हम जा सकते हैं? अपने मोबाइल से वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, गरीब आदमी वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। और ये अगर करना है तो हमें डिजिटल इंडिया की ओर जाना है। और डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है तो इसके साथ हमारा ये भी सपना है कि हम आज बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट करते हैं। आपको हैरानी होगी भाइयों बहनों, ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये आईपैड, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गुड हम लाते हैं, देश के लिए पेट्रोलियम पैदाशों को लाना अनिवार्य है। डीजल और पेट्रोल लाते हैं, तेल लाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड इंपोर्ट पर खड़ा हुआ है। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाए तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। और इसलिए हम इस डिजिटल इंडिया को लेकर के जब आगे जाना चाहते हैं तब ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। एक जमाना तक कहा जाता था कि रेलवे देश को जोड़ती है, ऐसा कहा जाता था। मैं कहता हूं आज आईटी देश के जन जन को जोड़ने का ताकत रखती है और इसलिए हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। भाइयों बहनों, अगर हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं तो मुझे विश्वास है कि डिजिटल इंडिया विश्व की बराबरी करने की एक ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। हमारे नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उनको ये अवसर दे रहा है। भाइयों बहनों, हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। टूरिज्म से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चना बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, पकोड़े बेचने वाला भी कमाता है, अरे चाय बेचने वाला भी कमाता है। और जब चाय बेचने वाले की बात आती है तो मुझे जरा अपनापन महसूस होता है। टूरिज्म के कारण गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, लेकिन टूरिज्म के अंदर बढ़ावा देने में भी और एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में भी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं?
महात्मा गांधी जिन्होंने में आजादी दी इतना बड़े देश को, दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे? ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? भाइयों बहनों, किसी को लगेगा कि 15 अगस्त का इतना बड़ा महोत्सव बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं, और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। और इसलिए हम उन बातों को ही कहने के पक्षदार हैं जिसको हम अपने देखते देखते पूरा कर पाए। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी, और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है, और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं, और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेट फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो, तब विश्वास के साथ खड़े हो, तब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। भाइयों बहनों, अगर हम सपने लेकर के चलते हैं तो सपने पूरे भी होते हैं। मैं आज एक विशेष बात और करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश हित की चर्चा करना, देश हित के विचारों को देना, इसका अपना महत्व है, लेकिन हमारे सांसद वे कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। वो अपनी बात बता सकते हैं, सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को कुछ करने का अवसर मिलता नहीं। मैं एक नए विचार को लेकर के आज आपके पास आया। हमारे देश में प्रधानमंत्री के नाम से कई योजनाएं चल रही हैं, कई नेताओं के नाम से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन मैं आज संसद के नाम से एक योजना घोषित करता हूं, संसद आदर्श ग्राम योजना।
हम कुछ पैरामीटर तय करेंगे और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो वहां की स्थल काल परिस्थिति के अनुसार, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, वहां की सफाई, वहां के गांव का माहौल, गांव में ग्रीनरी, गांव का मेलजोल, कई पैरामीटर अपन तय करेंगे और हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। इतना तो कर सकते ना भाई, करना चाहिए ना। देश बनाना है तो गांव से शुरू करें, एक गांव आदर्श बनाए। और मैं 2016 का टाइम इसलिए देता हूं कि नई योजना है, लागू करने में, योजना बनाने में कभी समय लगता है। और 16 के बाद जब 2019 में वो चुनाव के लिए जाए उसके पहले और 2 गांवों को करे और 2019 के बाद हर सांसद 5 साल के कार्यकाल में कम से कम 5 आदर्श ग्राम अपने इलाके में बनाए। जो शहरी क्षेत्र के एमपी हैं उनसे भी मेरा आह्वान है वे भी एक गांव पसंद करें। जो राज्यसभा के एमपी हैं उनसे भी मेरा आग्रह है वे भी एक गांव पसंद करें। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। एक मॉडल गांव बना करके देखें, व्यवस्थाओं से भरा हुआ गांव बना करके देखें। और मैं 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती पर इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की कंप्लीट ब्लूप्रिंट सभी सांसदों के सामने रख दूंगा, सभी राज्य सरकारों के सामने रख दूंगा। और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी इस योजना के माध्यम से अपने राज्य में जो अनुकूलता हो वैसे सभी विधायकों के लिए एक आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प करिए। आप कल्पना कर सकते हैं देश के सभी विधायक एक आदर्श ग्राम बनाए, सभी सांसद एक आदर्श ग्राम बनाए। देखते ही देखते हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में एक आदर्श ग्राम तैयार हो जाएगा जो हमें गांव की सुख सुविधा को बदलाव लाने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है, हमें नई दिशा दे सकता है। और इसलिए इस सांसद ग्राम योजना के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जब से हमारी सरकार बनी है तब से अखबारों में, टीवी में एक चर्चा चल रही है, प्लानिंग कमीशन का क्या होगा। मैं समझता हूं कि जिस समय प्लानिंग कमीशन का जन्म हुआ, योजना आयोग का जन्म हुआ, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उसके आधार पर उसकी रचना की गई। और पिछले इन वर्षों में योजना आयोग ने अपने तरीके से राष्ट्र के विकास में उचित योगदान किया है। मैं इसका आदर करता हूं, गौरव करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं। लेकिन अब देश की अंदरूनी स्थिति भी बदली हुई है, वैश्विक परिवेश भी बदला हुआ है, आर्थिक गतिविधि का केंद्र सरकारें नहीं रही हैं, उसका दायरा बहुत फैल चुका है। राज्य सरकारें विकास के केंद्र में आ रही है और मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। भारत को आगे ले जाना है तो राज्यों को आगे ले जाकर के ही होने वाला है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की अहमियत पिछले 60 साल में जितनी थी उससे ज्यादा आज के युग में है।